नमस्कार, मैं मोहम्मद इसराफिल खान और स्वागत है आपका आवाज हिंद में। क्या लॉकडाउन का नियम मजदूरों पे लागू नहीं होता है? और अगर होता है तो उन्हें इस लॉकडाउन के बीच उनके गृह राज्य क्यों पहुंचाया जा रहा है? कहीं इसके पीछे की कुछ और कहानी तो नहीं? कहीं वोट बैंक का तो चक्कर नहीं है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जब प्रधानमंत्री ने पहली बार 24 मार्च को 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को कहा था कि जो जहां है वहीं रहे, किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की आवश्यकता नहीं। तो फिर यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने खुद जहां है वहीं रहने की बात कही थी, तो फिर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य क्यों भेजा जा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि उनके गृह राज्य भेजने का इंतजाम किया गया? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मजदूर खुद अपनी मर्जी से अपने गृह राज्य जाना चाहते हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर सवाल यह उठता है कि वो अपने घर क्यों जाना चाहते हैं? तो इसका जवाब यही निकलता है कि जिस राज्य में वह रह रहे थे, उस राज्य में उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। जहां पे वह रह रहे थे, जिस राज्य में, उस राज्य की सरकारों ने उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए वो अपने गृह राज्य जाना चाहते थे। जिसके बाद मजदूरों ने सरकार से अपने घर जाने के इंतजाम करने की मांग की, लेकिन जब इंतजाम नहीं हुआ तो उन्होंने पैदल ही निकलना शुरू कर दिया, जिसके बाद देश के हालात बिगड़ने लगे। कई मजदूर पैदल चलते चलते भूख से मर गए, तो कई सड़क हादसे, तो कई रेल हादसे का शिकार हो गए। फिर कई राज्य की सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू करती है कि हमारे राज्य के जो लोग बाहर फंसे हैं उनके लाने का इंतजाम किया जाए। तो कई राज्य ऐसे भी थे और हैं जो ये कह रहे थे कि हमारे राज्य में जो बाहर के लोग फंसे हैं उनके जाने का इंतजाम किया जाए, जिसके बाद रेल सेवा शुरू होती है और मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा रहा है। जिसके बाद जिस राज्य में वो सब मजदूर और फंसे लोग जा रहे हैं, उस राज्य से कोरोना के मामले बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। कई मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही है। और ये बात मैं नहीं, खुद बिहार के नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार का कहना है। प्रमोद कुमार का कहना है कि बिहार के प्रवासियों को वापस बिहार लाके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। किशनगंज और सीवान में जो भी नए मामले सामने आ रहे हैं वो इन्हीं प्रवासियों से जुड़े हैं। तो फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब प्रवासियों को उनके राज्य जाने से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, तो केंद्र सरकार ने ट्रेन सेवा शुरू करने के बजाय जिस राज्य में वह सब फंसे थे, वहां की सरकारों को उनके रहने खाने पीने का इंतजाम करने को क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर मजदूरों के रहने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाता तो फिर वो अपने राज्य नहीं जाना चाहते, और अगर वो अपने राज्य नहीं जाते तो फिर कोरोना के संक्रमण को फैलने से काफी हद तक रोका जा सकता था। तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र की बीजेपी सरकार मजदूरों को उनके राज्य भेजकर उनकी हमदर्दी बटोरना चाहती है और अपने वोट बैंक को संभालने की कोशिश कर रही है? क्योंकि साल 2020 के अंत में अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और साल 2021-22 के बीच में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल में भी चुनाव है। तो आइए अब समझते हैं सियासत में फंसे मजदूरों के राजनीतिक समीकरण को। इंडिया टुडे के मैगजीन के अनुसार राजनीतिक मामलों के जानकार मणिकांत ठाकुर का कहना है कि इस लॉकडाउन में सभी लोग प्रभावित हुए, लेकिन मजदूर और प्रवासी मजदूरों की हालत ज्यादा बदतर है। और इस बात को सभी नेता और सभी राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह से समझती हैं कि जो मजदूर हजारों किलोमीटर अपने घर की ओर पैदल जा रहे हैं, उनका गुस्सा हमारे राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ सकता है। तो क्यों ना उनके घर जाने का इंतजाम किया जाए। आगे मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार रोजी रोटी की तलाश में अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य और शहर में पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या 4 करोड़ 50 लाख है। वहीं 2020 तक इनकी संख्या में और भी वृद्धि हुई। वहीं अगर इन 4 करोड़ 50 लाख लोगों में इनके परिवार वालों की संख्या जोड़ दी जाए तो ये आंकड़ा सीधे 20 करोड़ हो जाता है। यानी सियासी भाषा में कहें तो मामला 20 करोड़ वोटर का है। और अगर इस लॉकडाउन में इतने करोड़ लोग, यानी इतनी संख्या में लोग गुस्सा हो गए, तो राजनीतिक पार्टियां, खास करके बीजेपी के वोट बैंक पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक मामलों के जानकार एन अशोकन कहते हैं कि सवाल सिर्फ
4 करोड़ 50 लाख या 20 करोड़ लोगों का नहीं है। सवाल ये है कि इनमें से 90% लोग दलित या पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक राजनीति में इन्हीं लोगों के कारण हार और जीत का समीकरण बनता है या बिगड़ता है। और इस बात को सभी राजनीतिक पार्टियां अच्छे से समझते हैं कि आगे इतनी संख्या में लोग उनके वोट बैंक पर किस तरह का असर डाल सकते हैं। वहीं इंडिया टुडे के इसी मैगजीन में आगे सूत्रों का हवाला देकर यह लिखा है कि मजदूरों को लेकर सियासत को गरमाना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। भले ही सभी भाजपा शासित राज्य मजदूरों को वापस लाने में सफल नहीं है, लेकिन कुछ हजार मजदूरों को वापस लाकर भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि उनकी पार्टी मजदूरों के हित में काम करने में सफल है और समर्थ है। तो यानी आसान भाषा में कहें तो देश को कठिन परिस्थितियों में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मजदूरों के साथ सियासत कर रही है और उन्हें उनके घर भेजकर अपने वोट बैंक को संभालने की कोशिश में लगी है। तो ये आपने देखा कि कैसे मजदूरों के हालात के साथ सियासत हो रहा है। तो इसलिए मैं अपनी जनता से एक बात कहना चाहूंगा कि इन नेताओं की मानसिकता को समझिए और इन्हें बताइए कि ये जो भी है सिर्फ आप सबकी वजह से ही हैं। लेकिन आजकल का माहौल तो ये है कि देश की जनता भी इन नेताओं पर, इन राजनीतिक पार्टियों पर आंख बंद करके भरोसा करती है। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि प्यार राजनीतिक पार्टियों के कामों से करो, ना कि राजनीतिक पार्टियों से। क्योंकि जब आप राजनीतिक पार्टियों से प्यार करना शुरू कर दोगे तो आपको उनके अंदर बुराइयां नहीं दिखेगी। आपकी विचारधारा बिल्कुल उनकी जैसी ही हो जाएगी और आपको उनके अंदर सिर्फ अच्छाइयां ही नजर आएगी, जो कि आप सबके लिए, देश के लिए काफी घातक साबित हो सकता है और हो भी रहा है। इसलिए मैं देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि अंध भक्त बनने के बजाय जागरूक जनता बनिए। क्योंकि जब आप जागरूक जनता बनेंगे, जब आप जागरूक हो जाएंगे, तभी आपके हित में काम हो पाएगा। तभी ये राजनीतिक पार्टियां आपके हित में बिना स्वार्थ के काम करेंगी। एक पत्रकार होने के नाते आप सबको जागरूक करना मेरा फर्ज है, जो कि मैं करता रहूंगा। जो मैंने कहा है, इन सभी बातों पर विचार जरूर कीजिएगा, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।